पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि पूरा चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं, सारी चीज़ें डिटेल में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉइल से। ये पूरा का पूरा चैप्टर सॉइल के ऊपर है। आखिर सॉइल के अंदर ऐसी क्या बात है और आखिर सॉइल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सॉइल तो होती तो मिट्टी ही है, तो मिट्टी के बारे में एक चैप्टर क्यों पढ़ाया गया है हमें? सोचो सोचो, क्या होती है इम्पोर्टेंस सॉइल की? एक हिंट दे देता हूँ आपको। जो भी आपके प्लांट्स है कहाँ पर ग्रो करते हैं? आपके प्लांट्स ग्रो करते हैं सॉइल के अंदर। अगर सॉइल ही नहीं होगा तो वो ग्रो कहाँ पर करेंगे? और जो सॉइल है आपके प्लांट्स को वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो ग्रो कर पाते हैं। यहाँ तक कि अगर सॉइल नहीं होगा तो हम लोग एग्रीकल्चर भी कैसे कर पाएंगे? एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी कैसे हो पाएगी? कैसे हम लोग क्रॉप्स को उगा पाएंगे? इस वजह से हमें सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। बहुत टाइप के सॉइल्स होते हैं जिनको डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स को उगाने में यूज़ करा जाता है। और आप सरप्राइज हो जाओगे, अगर इस दुनिया से सॉइल ख़त्म हो गया तो हम लोग क्लोथ्स भी नहीं पहन सकते, फूड भी नहीं खा सकते और शेल्टर भी हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। सर शेल्टर कैसे? शेल्टर तो मिट्टी और ब्रिक्स का बना हुआ होता है। ब्रिक्स होती हैं शेल्टर के अंदर। तो ऐसे कैसे? सोचो, पहले ज़माने में लोग कैसे रहा करते थे? लोगों के लकड़ी के घर हुआ करते थे। तो इस वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट था हमारा सॉइल, क्योंकि सॉइल के अंदर ट्री ग्रो करते थे और ट्री से ही हम लोग ट्री को कट करके लकड़ी के घर बना लिया करते थे, ट्री की वुड यूज़ करके। तो इस वजह से सॉइल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसी के साथ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बहुत सारे और भी ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल के अंदर रहते हैं, उनके लिए ये एक हैबिटेट होता है, मतलब एक प्लेस ऑफ लिविंग होता है, उनका घर होता है। यहाँ तक कि सॉइल के अगर आप अंदर देखेंगे, ज़मीन के नीचे जाएंगे बहुत, तो वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर भी प्रेजेंट होता है। अंडरग्राउंड वाटर, कभी गांव में आपने ट्यूबवेल या फिर हैंड पंप, मतलब जो हाथ से चलाकर पानी भरते हैं लोग, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो देखा है? तो वो क्यों होता है और वो कहाँ से पानी ले रहा होता है? वो पानी ले रहा होता है अंडरग्राउंड से, मतलब कि ज़मीन के अंदर से। तो ये बहुत सारे हमें यूजेस बताए गए हैं कि सॉइल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और अब हमें पता चलेगा कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, जिनकी वजह से सॉइल ख़राब हो सकता है, पल्यूट हो सकता है, सॉइल की क्वालिटी बहुत डिग्रेड हो सकती है। तो हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें सॉइल के अंदर नहीं डालनी चाहिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें वो होती हैं जो प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं, पॉलीथीन वाली चीज़ें हो गई, मतलब जो आसानी से डिग्रेड नहीं होती। जैसे कि सर, अगर आपने एक बनाना की पील ली, उसको कुछ समय के लिए मिट्टी के अंदर डाल दिया, तो आप कुछ समय बाद देखेंगे तो वो वहाँ से गायब हो जाएगी, क्योंकि वो डिग्रेड हो गई, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने खा लिया जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट थे। लेकिन अगर आप कोई प्लास्टिक की चीज़ या फिर कोई पॉलीथीन होती है, उसको आप रखते हैं, मिट्टी के अंदर डालते हैं, तो वो सालों तक ऐसी ही रहेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे नहीं खा पाएंगे। तो इस वजह से जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं, जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं खा पाते, जो डिग्रेड नहीं होती टाइम के साथ, वो हमारे सॉइल को क्या कर देती हैं? डैमेज कर देती हैं। इसी के साथ जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, जहाँ पर बहुत टाइप के अलग अलग केमिकल्स बनते हैं और ना जाने क्या क्या चीज़ें बनती हैं, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो भी अगर सॉइल के अंदर मिला दिया जाए तो उससे भी सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। इसी के साथ अगर फार्मिंग के अंदर एक्सेसिव फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स यूज़ करे जाएं, तो उस वजह से भी हमारे सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज हो सकती है। फर्टिलिटी मतलब जो उपजाऊपन होता है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब वहाँ पर क्रॉप्स वगैरह ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें कभी भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, फैक्ट्री वेस्ट और यहाँ तक कि एक्सेसिव फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स को सॉइल के अंदर यूज़ नहीं करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। अब हमें ये तो सारी चीज़ें समझ में आ गई कि सॉइल इम्पॉर्टेंट क्यों होता है और हमें सॉइल को किस तरीके से सेव करना है, किस तरीके से सॉइल पोल्यूट भी हो सकता है। लेकिन इसी के साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि सॉइल भी बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट प्रोफाइल होती है, डिफरेंट
लेयर्स होती हैं सॉइल की। एक एक करके हम उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सॉइल प्रोफाइल को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि स्कूल के अंदर पढ़ाई के अलावा ना जाने क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स और डिबेट वगैरह, और पता नहीं कितनी चीज़ें होती हैं स्कूल के अंदर। इसी की तरह हमारा जो सॉइल होता है ये भी बहुत सारी चीज़ों को कंसिस्ट करता है। तो जब हम एक मुट्ठी मिट्टी लेंगे और उसको अगर एक ग्लास के अंदर मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तब हमें डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं सॉइल के अंदर। जो इसकी सबसे ऊपर वाली लेयर होगी, दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमस। इसके बाद वाटर, उसके बाद हमें क्ले, देन सैंड, उसके बाद ग्रेवल। तो ग्रेवल होते हैं ये मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े। सैंड आपको पता ही है सैंड क्या होता है, और क्ले भी पता ही है बच्चों को, वाटर भी। और ह्यूमस के अंदर क्या होते हैं, कुछ डेड एनिमल्स वगैरह, मतलब जो सॉइल के ऊपर का पार्ट होता है। जैसे कोई पेड़ की पत्ती हो गई, वो सॉइल के अंदर मिक्स हो गई, तो कुछ टाइम के बाद वो सॉइल का एक पार्ट ही बन जाती है। तो वो सारी जो डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स हो गए, उन सब के रिमेन्स होते हैं इसके अंदर। देखते हैं आगे हम लोग वेदरिंग के बारे में। व्हाट इज़ वेदरिंग? आप लोगों को ये तो पता चल गया कि सॉइल बहुत सारी चीज़ें, जो डिफरेंट चीज़ें हैं, उनको बनाकर, उनको मिलाकर बनता है। इसी तरीके से ये भी समझते हैं हम लोग कि सॉइल आखिर बनता कैसे है। तो जो सॉइल है वो वेदरिंग की वजह से बनता है। वेदरिंग क्या चीज़ होती है? आपको ये पता ही होगा कि सॉइल कैसे बनता है। बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, जब वो टूटते हैं, जब वो ब्रेक डाउन करते हैं, तो ब्रेक डाउन होने के बाद वो सॉइल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये किस वजह से होता है? वेदर की वजह से। मान लो कोई बड़ा सा पत्थर है, उसके ऊपर धूप आ रही है, फिर बारिश आ रही है, धूप आ रही है, बारिश आ रही है, और ये ठंडे और गर्म होने की वजह से बार बार वो पत्थर कमज़ोर होकर टूट जाता है। और टूटने की वजह से जो आसपास कभी रेन हो रही होगी, या फिर आसपास कोई पानी होगा, या कोई हवा होगी, तो इन सब चीज़ों की वजह से वो जो पत्थर है वो और छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर टूटता रहता है, ब्रेक डाउन होता रहता है, और फाइनली वो सॉइल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग वेदरिंग बोलते हैं। बुक के अंदर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन दे रखी है। एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है, यू प्रोबेबली नो दैट द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर, क्लाइमेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। सिंपली आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन दे रखी है, पेज नंबर 97 पे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पेरेंट रॉक के ऊपर। आखिर पेरेंट रॉक क्या चीज़ होती है? द नेचर ऑफ द सॉइल, उसका जो टेक्सचर हो गया, उसका नेचर हो गया, और जो भी उसके मिनरल्स हो गए, वो सब किस पे डिपेंड करते हैं? उसके पेरेंट रॉक के ऊपर। पेरेंट रॉक सर ये क्या होता है? सॉइल के भी मम्मी पापा होते हैं क्या? नहीं। देखो, जो मिट्टी बनी है वो एक बड़े से पत्थर को टूटकर बनाई गई है। मतलब एक बड़ा सा पत्थर था जिसके ऊपर धूप, हवा और न जाने कितने टेम्परेचर्स हो गए, टेम्परेचर की वजह से, और क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई, उन सब की वजह से वो बड़ा सा पत्थर टूटकर मिट्टी बनी है। तो वो जो बड़ा सा पत्थर था, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो मिनरल्स होंगे, वो सब भी तो डिपेंड करेंगे किसके ऊपर? हमारे जो सॉइल की क्वालिटी है उसके ऊपर। मतलब जिस टाइप का उस बड़े से पत्थर के अंदर न्यूट्रिएंट और मिनरल्स होंगे, वही वाले तो न्यूट्रिएंट और मिनरल्स हमारे जो सॉइल होगा, जो उसका सॉइल होगा उस बड़े से पत्थर का, उसके अंदर भी वही वाले न्यूट्रिएंट्स होंगे। अब इसी के साथ जो हमारा सॉइल होता है, इसको डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिवाइड करा गया है। सॉइल प्रोफाइल जिसे हम लोग बोलते हैं एग्जैक्टली, तो ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, और इसके बाद बेड रॉक। तो कौन कौन से होराइजन थे? ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, और सबसे लास्ट में नीचे जाकर बेड रॉक। आपको दिख रहा होगा ऊपर थोड़ी पतली सी मिट्टी है, यहाँ पर थोड़े बहुत पत्थर है, यहाँ पर थोड़े बड़े बड़े पत्थर हैं, और लास्ट में जाके बेड रॉक में तो बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। तो हम लोग ए होराइजन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो ए होराइजन होते हैं, इसे हम लोग टॉप सॉइल भी बोलते हैं, और ये हम लोगों के लिए विजिबल होती है। मतलब हम इसे देख सकते हैं, आप अपनी आंखों से नॉर्मली देख सकते हो। इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमस और मिनरल्स होते हैं, और इसी वजह से ये जो होती है, ये कुछ डार्क कलर की होती है। आपको डार्क कलर की दिखती है ना सॉइल, वो इसी वजह से दिखती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस एंड मिनरल्स इन इट। ये वाली जो सॉइल होती है होराइजन ए वाली, ये बहुत ज़्यादा रिच होती है न्यूट्रिएंट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट होता है।
और जो टॉप सॉइल होती है इसका जो टेक्सचर होता है ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ सी लगती है, ये पत्थर वगैरह नहीं होते ज़्यादा इसके अंदर। और इसकी एक और क्वालिटी होती है, ये वाटर को भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वाटर को अगर अच्छे से एब्जॉर्ब कर रही है तो हम लोग अगर इस टॉप सॉइल के अंदर कोई भी पेड़ उगाएंगे तो वो फट से उग जाएगा। टॉप सॉइल इन सब चीज़ों के अंदर तो काम आती है। इसी के साथ साथ टॉप सॉइल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, वर्म्स हो गए, बीटल्स हो गए और सांप वगैरह हो गए, वो भी टॉप सॉइल के अंदर रहते हैं बिल बनाकर। अब हम लोग देखते हैं होराइजन बी। होराइजन बी के बारे में देखते हैं बच्चों। होराइजन बी क्या होती है, इसके अंदर ज़्यादा ह्यूमस नहीं होती एज कम्पेयर टू होराइजन ए की सॉइल के। इसके अंदर होराइजन बी वाली या फिर मिडिल लेयर के अंदर ज़्यादा ह्यूमस नहीं होती। मिनरल क्या होते हैं, इस वाली लेयर के अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी के अंदर होते हैं मिनरल। ये जो लेयर होती है इसका थोड़ा हार्ड टेक्सचर होता है, कलर इसका थोड़ा सा लाइट होता है और ये इम्पॉर्टेंट होती है, मतलब जो हमारी टॉप सॉइल होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा ये कॉम्पैक्ट होती है। हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट सॉइल तो वैसे टॉप सॉइल ही होती है, जो ऊपर वाली लेयर होती है, तो ये थोड़ी सी कॉम्पैक्ट होती है एज़ कम्पेयर टू टॉप सॉइल। इसके बाद हम लोग देखते हैं होराइजन 3 या फिर थर्ड लेयर भी बोल सकते हैं जिसे हम लोग। तो होराइजन सी की तरफ देखते हैं हम लोग। तो जो हमारी होराइजन सी होती है वो होती है हमारी थर्ड लेयर ऑफ सॉइल। इसके अंदर थोड़े छोटे छोटे पत्थर होते हैं जिनके अंदर क्रैक्स होते हैं और कुछ भी ज़्यादा नहीं होता। इसके बाद आते हैं हमारे बेड रॉक। बेड रॉक होती है हमारी लास्ट लेयर ऑफ द सॉइल, इसी वजह से हम लोग इसे बेड रॉक बोलते हैं। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो कि वेदर्ड नहीं हुए होते या फिर एक्सपोज नहीं हो रखे होते विंड से, वाटर से या फिर सनलाइट से, मतलब ना ही उन्हें धूप लगी होती है, ना ही पानी और ना ही तेज़ हवाएं उनसे टकराई होती हैं। अगर मान लो तेज़ हवाएं इन बड़े बड़े पत्थरों से टकराती तो शायद इनको थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करके थोड़ा बहुत वो तोड़ देती। इसी के साथ बेड रॉक होती है, इसको हम लोग आसानी से खोद नहीं सकते क्योंकि ये ज़मीन के बहुत नीचे होती है और इसका जो टेक्सचर होता है वो भी बहुत हार्ड होता है। अब हमें ये सारी चीज़ें तो समझ में आ गई। हम लोग अब थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि सॉइल किस तरीके से फॉर्म होता है। तो जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो होता है पेरेंट रॉक से। एक बहुत बड़ा सा पत्थर होता है, धूप की वजह से, हवा की वजह से सालों तक जब वो पत्थर के ऊपर कुछ ना कुछ धूप या फिर हवा या फिर आसपास का वेदर और रेन इम्पैक्ट करती हैं, तब जाकर वो ब्रेक डाउन होकर पत्थर छोटे छोटे पीसीस के अंदर टूटता है और हमारे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो वही होता है हमारा पेरेंट रॉक। अब जो इनिशियल स्टेज होती है, मतलब जो शुरुआती टाइम होता है सॉइल के बनने का, वो डिपेंड करता है कि वहाँ का वेदर कैसा है। मान लो वहाँ की एयर बहुत तेज़ चल रही है और वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो सॉइल फॉर्मेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, नहीं तो उसको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो पेरेंट रॉक है, जो क्वालिटी उसके अंदर होंगी उसी टाइप का तो जो हमारा सॉइल होगा वो भी उसी की क्वालिटी का बना हुआ होगा। तो इससे हमें दो चीज़ें तो पता चल गई कि किस तरीके से हमारा सॉइल बनता है। इसी के साथ जो डिफरेंट वेराइटीज़ होती है सॉइल की, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी जो पेरेंट रॉक था, मान लो कोई बड़ा सा पत्थर है ब्लैक कलर का, कोई ब्लू कलर का पत्थर है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कोई ग्रे कलर का पत्थर है, तो जब वो ग्रे कलर का पत्थर टूटेगा तो उसकी सॉइल कैसी होगी, ग्रे कलर की। ब्लू कलर का पत्थर टूटेगा तो ब्लू कलर की। तो इनकी डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन अभी मैं कलर के बेसिस पे आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहा था, रियलिटी में इनके कलर्स इतने ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th के अंदर, वो है क्ले, लोम, सैंड और सिल्ट। तो सैंडी सॉइल कौन से सॉइल्स होते हैं? जो सैंडी सॉइल्स होते हैं इनके पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। इतनी ज़्यादा स्पेस होने की वजह से इनके बीच के अंदर एयर फिलअप हो जाती है। जो ये सॉइल है इसके बीच के अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनके अंदर जाकर एयर फिलअप हो जाती है। तो जो सैंडी सॉइल होता है वो वेल एरिएटेड सॉइल्स होते हैं, मतलब कि इनके अंदर हवा बहुत आसानी से आ भी सकती है और जा भी सकती है। इनके अंदर इतना ज़्यादा स्पेस होने की वजह से जो वाटर है वो भी अंदर तक
जा सकता है बहुत आसानी से। लेकिन एक बहुत नेगेटिव चीज़ है जो सैंडी सॉइल की, वो ये है कि ये पानी को होल्ड नहीं कर सकते। इनके अंदर पानी ये ज़्यादा देर तक एब्जॉर्ब करके नहीं रख सकते। तो इस वजह से जो हमारे सैंडी सॉइल्स होते हैं ज़्यादातर लाइट होते हैं, एरिएटेड होते हैं और ड्राई, मतलब कि सूखी ही देखने को मिलेगी आपको जो सैंड होती है वो। तो सैंडी सॉइल्स जो होते हैं उनके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी नहीं होते। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है क्लेई सॉइल। जो क्लेई सॉइल होता है इसके अंदर इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में मतलब नॉर्मल ही स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता, नॉर्मल सा ही गैप होता है। इनके अंदर इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता, इस वजह से ज़्यादा एयर इनके अंदर से पास नहीं हो पाती, वेल एरिएटेड ये नहीं होते। जैसा हमारा सैंडी सॉइल था इसके अंदर से एयर बहुत आसानी से पास हो रही थी, लेकिन क्लेई सॉइल के अंदर से एयर आसानी से पास नहीं हो सकती। जो टाइनी गैप होता है इनके बीच में, छोटा जो थोड़ा बहुत भी गैप होता है, उसकी वजह से ये लोग वाटर को एब्जॉर्ब कर पाता है। क्लेई सॉइल जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर पाता है और वाटर ये होल्ड भी कर पाता है। तो इस वजह से जो हमारा क्लेई सॉइल होता है ये बहुत सूटेबल होता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स और हमारे वेजिटेबल्स की ग्रोथ के लिए। बात करते हैं लोमी सॉइल की। जो लोमी सॉइल होता है बहुत सिमिलर अमाउंट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर, मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स भी होते हैं और कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं। तो सैंडी, क्लेई और सिल्ट सॉइल, मतलब ये समझ लीजिए कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है लोमी सॉइल, और इसके अंदर हमस भी प्रेजेंट होता है, ह्यूमस भी प्रेजेंट होता है, और यहाँ तक कि ये वाटर को भी बहुत अच्छे से होल्ड कर लेता है, बहुत अच्छे अमाउंट का इसके अंदर वाटर होल्ड हो सकता है। तो इसी वजह से जो हमारा लोमी सॉइल होता है इसको ये बोला जाता है कि ये एग्रीकल्चरल सॉइल है, मतलब ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर मतलब सिल्ट का भी कॉम्बिनेशन है, क्लेई का भी कॉम्बिनेशन है और सैंडी का भी कॉम्बिनेशन है। तो इस मिट्टी के अंदर सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से उगाई जा सकती हैं और बहुत अच्छी ये मिट्टी मानी जाती है खेती बाड़ी के लिए। और इसी के साथ साथ जो हमारा लोमी सॉइल होता है इसके अंदर कैल्शियम और जो इसका पीएच लेवल होता है वो भी हाई होता है थोड़ा सा। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे लास्ट सॉइल के टाइप के बारे में, जो है सिल्ट सॉइल। जो सिल्ट सॉइल होता है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं सैंडी सॉइल से भी, लेकिन जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्लेई सॉइल से थोड़े से बड़े होते हैं। किससे छोटे होते हैं? हमारे सैंडी सॉइल से थोड़े से छोटे और क्लेई सॉइल से थोड़े से बड़े, मतलब मीडियम साइज़ के समझ लो आप, क्लेई और सैंडी सॉइल के बीच के। तो जो सिल्ट सॉइल होता है ये वाटर को भी होल्ड कर सकता है क्योंकि इसकी क्वालिटी और इसकी जो स्पेशल इसके पास पावर्स हैं उसकी वजह से। ये हमें ज़्यादातर जो सिल्ट सॉइल होता है ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है नदियों के पास, रिवर बैंक्स और लेक्स, मतलब तालाब हो गए उनके पास या फिर नदियों के किनारे पे। इनके अंदर बहुत अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिएंट होता है, हाई फर्टिलिटी होती है, मतलब कि इनके अंदर कोई भी पेड़ बहुत आसानी से उग सकता है और इस वजह से इन्हें भी सूटेबल माना जाता है एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए इन्हें भी सूटेबल माना जाता है। ज़्यादातर ये लोग मिक्सचर होते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि ज़्यादातर ये लोग मिक्स होते हैं और सॉइल्स के साथ, जिससे कि उनकी फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो पाए। अब जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ये वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर बैंक और लेक्स के पास पाए जाते हैं, तो अब हर जगह तो नदी होगी नहीं और हर जगह तो लेक्स होंगे नहीं, लेकिन जो सिल्ट सॉइल है उसकी क्वालिटी तो हमें पता है कि ये मिट्टी बहुत अच्छी है। तो लोग क्या करते हैं, जो कुछ लोग नदी किनारे रहते हैं इस मिट्टी को भी बेच देते हैं। और किन लोगों को बेचते हैं? जो लोग नदी किनारे नहीं रहते, तो वो फार्मर्स इस मिट्टी को खरीद लेते हैं और अपनी जो फार्म की मिट्टी होती है, अपनी जो फार्म का सॉइल होता है उसके साथ मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि उनके फार्म के अंदर भी बहुत आसानी से कोई भी चीज़ उग पाए, ग्रो कर पाए। तो इसी के साथ हमारा जो ये पूरा कंसेप्ट था ये क्लियर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के बारे में। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज़ पर्क्यूलेशन ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल। तो पर्क्यूलेशन का मतलब क्या होता है? मतलब कितने अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर पा रहा है सॉइल कितने टाइम के अंदर। अब इसको प्रॉपरली अगर हम लोग डिस्क्राइब करें तो कैसे कर सकते हैं? आप लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता होगा ये, लेकिन है ये चीज़ बहुत ईजी। तो देखिए यहाँ पर पर्क्यूलेशन रेट को हम लोगों ने किस तरीके से लिखा है, अमाउंट ऑफ वाटर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर था, और पर्क्यूलेशन टाइम मतलब कितने टाइम के अंदर उसको सॉइल ने एब्जॉर्ब करा। सिंपल है, मतलब
कितना पानी सॉइल एब्जॉर्ब कर पा रही है कितने टाइम के अंदर। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर एक सर्टेन टाइप का सॉइल है, मतलब कोई हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक डिफरेंट टाइप का सॉइल है जिसको हमने लिया है, उसके अंदर हमने 200 ml ऑफ वाटर डाला। जब हमने उसके अंदर 200 ml ऑफ वाटर डाला तो उसको 20 मिनट्स लगे उस पानी को एब्जॉर्ब करने में। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ वाटर। सबसे पहले हम लोगों को अमाउंट ऑफ वाटर लिखना होता है। तो 200 ml हमने उस सॉइल के अंदर पानी डाला था, तो हमने 200 ml यहाँ पर सबसे ऊपर लिख दिया। इसके बाद टाइम लिखना होता है, पर्कुलेशन टाइम। तो टाइम देखते हैं हम लोग, 20 मिनट्स दिया गया है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 20 मिनट्स टाइम। अब इसको क्या करना है, हमें कट कर लेना है। तो 20 1 जा 20, 20 10 जा 200। तो ये हमारा डिवाइड यहीं के यहीं पर कट हो जाएगा अगर हम कट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 ml पर मिनट। तो यहाँ पर 10 मिलीलीटर पर मिनट वाटर क्या हो रहा है, पर्कुलेट हो रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन के साथ हमने देख लिया, इस प्रॉपर्टी को स्टडी कर लिया। बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन होती थी, अब वो आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी बच्चों। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग मॉइस्चर के बारे में। मॉइस्चर क्या होता है, मॉइस्चर इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब जितने अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है सॉइल के अंदर उसे ही हम लोग बोलते हैं मॉइस्चर। तो कभी कभी जो सॉइल होता है वो ड्राई हो जाता है अगर एयर के अंदर मॉइस्चर की कमी हो तो, और जब एयर के अंदर मॉइस्चर होता है तो सॉइल भी क्या रहता है, हमारा मॉइस्चराइज्ड रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और इसी के साथ जो हमारे क्लेई सॉइल होते हैं उनके अंदर हाईएस्ट कंटेंट ऑफ मॉइस्चर होता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जो क्ले होता है हमारा उसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर का कंटेंट होता है। इसी के बाद हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन। तो जो सॉइल होता है और जो वाटर होता है, ये दोनों के अंदर एक ना एक तो लिंक है ही, ठीक है। अब कुछ सॉइल ऐसे होते हैं जो वाटर को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ सॉइल की ऐसी वैरायटीज़ होती हैं जो वाटर को थोड़ा धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब कर पाती हैं। तो यही होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। इसके बाद हम टेक्सचर के बारे में देखने वाले हैं, जो कि हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है सॉइल की। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो थी पर्कुलेशन ऑफ वाटर। उसके बाद हमने पढ़ा मॉइस्चर के बारे में। थर्ड प्रॉपर्टी थी एब्जॉर्प्शन, और फोर्थ प्रॉपर्टी है टेक्सचर। टेक्सचर की बात हो रही है, मतलब सॉइल का टेक्सचर किस तरीके का है, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं मतलब कैसा है, स्मूथ है, मतलब थोड़ा सा हार्ड है, कैसा है सॉइल का टेक्सचर। तो इसके बारे में बात हुई है। और जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है हमारा कलर, मतलब किस कलर का हमारा सॉइल है। डिफरेंट कलर के सॉइल्स होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं। जिस टाइप के उनके अंदर मिनरल और न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं उस टाइप का उनके अंदर कलर का चेंज भी हमें देखने को मिलता है। इसी के बाद पीएच ऑफ एयर, यह है हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी, मतलब पीएच ऑफ सॉइल, पीएच ऑफ एयर नहीं, पीएच ऑफ सॉइल। तो जो सॉइल होते हैं उनका डिफरेंट पीएच लेवल होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर एसिड, बेस और न्यूट्रल नेचर, मतलब उनका एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है या फिर न्यूट्रल नेचर है। इन तीनों में से क्या नेचर है उनका, उसके ऊपर हमें पीएच भी पता चलता है सॉइल का। इसके बाद बात कर लेते हैं एयर कंटेंट की। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर के कि कुछ सॉइल होते हैं उनके बीच में स्पेस होते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, हमने देखा था ऊपर। तो इसी से हमें पता चलता है एयर कंटेंट के बारे में भी। कुछ ऐसे सॉइल्स होते हैं जिनके अंदर एयर कंटेंट ज़्यादा होता है, और कुछ ऐसे सॉइल्स होते हैं जिनके अंदर एयर कंटेंट कम होता है। तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। सेवेंथ वाला है जो हमारा सेवेंथ प्रॉपर्टी है, दैट इज एयर कंटेंट। इसके बाद सॉइल और क्रॉप्स के बारे में भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हमें ये तो पता है कि बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स के अंदर हमें डिफरेंट टाइप के क्रॉप उगते हुए दिखते हैं। जैसे अगर आप पंजाब में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको बेसिकली ज़्यादातर राइस वगैरह उगते हुए दिखेंगे। तो ऐसा क्यों है, राइस वगैरह वहाँ पर क्यों उगते हैं? क्योंकि वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पर थोड़ा मौसम ठंडा रहता है, तो इस वजह से हमें देखने को मिलते हैं। और वहाँ का जो सॉइल होता है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
हर जगह डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल होते हैं। जैसे आप पहाड़ वगैरह पे चले गए तो वहाँ का जो सॉइल होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, और अगर आप दिल्ली के अंदर हैं, दिल्ली का सॉइल देखेंगे तो दिल्ली का सॉइल भी डिफरेंट होगा। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उसका सॉइल डिफरेंट होगा किसी और स्टेट से। और आप ये भी नोटिस करेंगे कि उस सॉइल के टेक्सचर के अंदर, मतलब उस सॉइल की क्वालिटी डिफरेंट होने की वजह से वहाँ पर अलग टाइप के पेड़ और पौधे उगते हैं। जैसे कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो ठंडे इलाकों में ही उगते हैं, ठंडे मौसम के अंदर ही उगते हैं, और वहाँ का जो सॉइल होता है उसी सॉइल के अंदर वो उग पाते हैं। अब कुछ जैसे आपने देखा होगा कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो पाइन ट्रीज वगैरह होते हैं, जो हमने देखा होगा कि क्रिसमस ट्री होता है बेसिकली, वो हमें देखने को मिलता है कि ठंडी जगहों पर ज़्यादा उगते हैं। अगर आप अपने इस एरिया के अंदर अपने घर के आसपास उगाने की उन्हें कोशिश करेंगे जहाँ पर गर्मी होगी, तो वहाँ पर वो नहीं उगेंगे। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो सॉइल है उसका क्रॉप्स के साथ भी एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सनलाइट और विंड्स, इसके बारे में भी हमें बताया गया कि ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं क्रॉप्स के लिए और सॉइल के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा सॉइल है जिसके अंदर कौन से क्रॉप्स उगते हैं ज़्यादातर। जैसे अगर सैंडी सॉइल होगा तो उसके अंदर हम पोटैटो, लेटिस, कॉर्न और पेपर्स हमें उगते हुए दिख जाएंगे। अगर क्लेई सॉइल होगा तो उसके अंदर स्प्राउट्स हो गए, ब्रोकली हो गई, केल हो गई, बीन्स हो गई, कैबेज हो गई, ये सारे वेजिटेबल्स हमें उगते हुए दिख जाएंगे। अगर लोमी सॉइल होगा तो उसके अंदर एप्पल्स, कैरेट, टमेटोज, क्यूकम्बर, ये सब चीज़ें उगती हुई दिख जाएंगी। तो हमें पता चल गया कि कितने टाइप के सॉइल्स होते हैं और उनके अंदर कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या चीज़ होती है? तो अभी तक हमने समझा कि सॉइल ख़राब किन चीज़ों से होता है, सॉइल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और हमने सॉइल की डिफरेंट वेराइटीज़ देखी, हमने सॉइल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करा। अब सॉइल इरोजन क्या चीज़ होती है? तो सॉइल इरोजन के अंदर ये होता है कि जो टॉप लेयर होती है, अब हमें पता चला कि जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो सबसे ज़्यादा, मतलब उसके ऊपर पेड़ पौधे अगर हमें उगाने हैं तो वहाँ पर बहुत आसानी से उगते हैं। तो ये जो सॉइल इरोजन होता है इसके अंदर क्या होता है, जो टॉप लेयर होती है, मतलब जो टॉप वाला पोर्शन होता है सॉइल का, किसी भी एरिया का, वो क्या हो जाता है, इरोड हो जाता है, मतलब वहाँ से चले जाता है, उड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो ये क्यों होता है? तो सॉइल इरोजन के जो मेनली रीजंस होते हैं वो ये होते हैं कि सॉइल को लूज, मतलब कि ऐसे ही छोड़ दें हम लोग और उसके ऊपर कोई भी वेजिटेशन वगैरह, मतलब कोई ना सब्जी उगाएं ना कोई फल वगैरह उगाएं। और दूसरा रीज़न होता है डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ वेड़ काट देते हैं हम लोग, जंगल हटा देते हैं, तो उनकी वजह से भी हमें देखने को मिलता है कि जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है वो चली गई, वहाँ से उड़ गई। और ये कहाँ पर जाती है, ये जो सॉइल होती है इसको कौन लेकर जाता है? तो बेसिकली ये जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है ये स्ट्रॉन्ग विंड या तो तेज़ हवाएं आ रही होती हैं, या फिर अगर कहीं पर बारिश हो रही है तो पानी के साथ वो बह जाती है जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, टॉप लेयर ऑफ सॉइल को अपने साथ ले जाती हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ सॉइल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। इसी के साथ जो ऑर्गेनिज्म सॉइल के ऊपर रहते थे, अब जब टॉप लेयर ही चली गई सॉइल की, तो टॉप लेयर ऑफ सॉइल बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए घर भी था। जैसे सांप वगैरह रहते हैं वो अपना बिल बना लेते हैं, चूहे अपना बिल बना लेते हैं, क्योंकि इधर पत्थर वगैरह नहीं होते टॉप लेयर पे। मैंने आपको बताया था ना कि स्टोन्स नहीं होते इधर बड़े बड़े जो टॉप लेयर होती है। तो अगर टॉप लेयर ही चली गई तो क्या होगा, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का घर भी चले जाएगा। तो प्लांट्स, ट्रीज़, ये सब चीज़ें भी हमारी जो होती हैं ये भी टॉप लेयर पे ही बहुत आसानी से उगती हैं, तो इनकी जड़ें भी उखड़ना चालू हो जाएंगी अगर हमारे टॉप लेयर ऑफ सॉइल हटने लग गया, इरोजन होने लगा उसका। तो इसलिए हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, हमें खाली जगह पर, बंजर जगह पर वेजिटेशन, मतलब सब्ज़ी वगैरह उगाते रहना चाहिए, फ्रूट्स वगैरह उगाते रहने चाहिए। इसी के साथ बच्चों हमारा ये जो चैप्टर है कम्प्लीटली ख़त्म होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आई होप आपको सॉइल का इंपॉर्टेंस पता चला हो। मेरे को तो आज इतना इंपॉर्टेंस पता चल गया सॉइल का कि अब तो मैं सॉइल की बहुत केयर करने वाला हूँ। इसी के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स द सॉइल कंटेन्स, क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है सॉइल्स रॉक पार्टिकल्स के अलावा भी? तो ये आपको आंसर करना है। सारे MCQ क्वेश्चंस है, इनका आंसर आप लोगों को देना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला जो हमारा मैच था फॉलोइंग है, इनका आप बच्चों आपको आंसर देना है मेरे इंस्टाग्राम पर। अगर जो बच्चे इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते वो कमेंट सेक्शन के अंदर भी दे सकते हैं, और जिन बच्चों के पास इंस्टाग्राम भी है वो दोनों जगह आंसर दे सकते हैं। मैं सब बच्चों के आंसर देखने वाला हूँ, चेक करने वाला हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे सही आंसर बताते हैं मेरे को।
क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। तो ये तो आपको पता है सॉइल किस तरीके से बनता है या किस तरीके से बनाया जाता है। हाउ इज क्लेई सॉइल यूजफुल फॉर क्रॉप्स। क्रॉप्स के लिए जो क्लेई सॉइल होता है वो किस तरीके से यूजफुल होता है, हमने पढ़ा था इन सब के यूजेस। लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन क्लेई सॉइल एंड सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हमें पता है कि सैंडी सॉइल के अंदर क्या डिफरेंस है और क्लेई सॉइल के अंदर क्या डिफरेंस है। स्क्रैच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेबल द वेरियस लेयर्स। तो ये आपको जैसे हमने ग्लास के अंदर देखा था उसकी तरह आपको ड्रॉ करनी है उनकी लेयर्स। जैसे हमने ग्लास के अंदर कलेक्ट करा था सॉइल का सैंपल, फिर उसकी लेयर्स बना दी थी, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, रजिया कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड रिलेटेड टू द रेट ऑफ परकुलेशन। शी ऑब्जर्व दैट इट टुक 40 मिनट्स फॉर 200 ml ऑफ वाटर टू परकुलेट थ्रू द सॉइल सैंपल, कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन। तो ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको किस तरीके से करना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन पढ़कर। तो यहाँ पर एक रजिया है लड़की जिसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा है, जहाँ पर उसने थोड़ी सी मिट्टी ली है और मिट्टी के अंदर उसने ये देखा कि जो पानी है 200 ml वाटर है उसको एब्जॉर्ब होने में लगभग 40 मिनट लग रहे हैं। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, परकुलेशन रेट वाला। कौन सा फॉर्मूला था, देखिए ये रहा, ऊपर चलते हैं हम लोग, हाँ ये रहा, देखिए। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, अमाउंट ऑफ वाटर किसके अंदर, ml के अंदर, और परकुलेशन टाइम कितना, मिनट्स के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट ऑफ वाटर क्या रहेगा 200 और परकुलेशन टाइम क्या रहेगा, नीचे का लिखेंगे हम लोग 40 मिनट्स। तो इसको अगर हम लोग कट करेंगे 200 बाय 40 को अगर हम लोग कट करेंगे तो जो भी हमारा आंसर होगा दैट विल बी द परकुलेशन रेट ऑफ वाटर। तो आप इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का सही जवाब देते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन आप लोग कर लेंगे। आपको क्या करना है, 200 को कट करना है 40 से, डिवाइड करना है 200 को 40 से। सिंपल है, बहुत आसान है, कर लेंगे आप लोग। आप फटाफट इसका आंसर देने की मेरे को कोशिश करें। इसके बाद है 9th क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। किस तरीके से हम लोग सॉइल इरोजन और सॉइल पोल्यूशन को रोक सकते हैं, क्या कुछ तरीके हैं। आप इनका सजेशन ज़रूर दें, आंसर ज़रूर दें और थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च भी करना स्टार्ट करें।